फोकस स्टडी में ऑनलाइन गुरु आप सभी का स्वागत करता है। और आज हम अपने क्लास की शुरुआत एक स्लोगन से करने जाएंगे। तो स्लोगन हमारे और आपके बीच में एकता को संचारित करेगा, जो हमें और आप में समान भावना लाएगा। तो हमारा स्लोगन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। तो दोस्तों, हम इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यह क्लास उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह निम्न स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या उच्च स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं तैयारी कर रहे हैं। उच्च स्तर है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए पूरी डेडिकेटेड है। यह पूरा फुल कोर्स आपको सिलेबस में जो दिखता है यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस के, उनमें जो सिलेबस में विषय हैं वो समग्र या सभी विषयों की तैयारी हमारे साथ, आपके साथ की जाएगी। तो हम जो विषय लेके आए हैं वो विषय है आधुनिक भारत। हम जो पढ़ेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री में जो आने वाले चैप्टर हैं, जो उनके इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, उन चैप्टरों का हम अध्ययन करेंगे और उसमें जो टॉपिक हैं वो भी हम देखेंगे आज इस क्लास प्रथम में, या हम कहें ये लेक्चर फर्स्ट है इस विषय का, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मैं दो गारंटी आपको इस क्लास को शुरू करने से पहले देना चाहता हूँ। पहला गारंटी ये है मेरा कि मैं ये जो भी यह विषय पढ़ाऊंगा या जो भी कंटेंट पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल फ्री होगा, आपके लिए निःशुल्क होगा, किसी प्रकार का इस पे चार्ज नहीं लिया जाएगा। दूसरा शर्त हमारा ये है कि मैं जो यहाँ विषय में जो पढ़ाऊंगा, जो मैं बोलूँगा शब्द या वाक्य, या जो मैं बोर्ड पे लिखवाऊंगा, उसमें और देश के सर्वोच्च संस्थाएं जो तैयारी कराती हैं, आईएएस पीसीएस की जो उच्च इंस्टीट्यूट है, हायर इंस्टीट्यूट हैं जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराती हैं, उनके कंटेंट जो मटेरियल होता है या जो वहाँ पे पढ़ाया जाता है, उनके में और हमारे में कोई अंतर नहीं होगा। इसमें आप बिल्कुल भ्रम में न रहिएगा कि ये जो पढ़ा रहे हैं और वो जो पढ़ाते हैं उनमें अंतर होगा, यह बिल्कुल नहीं है। कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगा, भरपूर दिया जाएगा। तो अब हम जो है सिलेबस देखते हैं कि आधुनिक भारत में हमें पढ़ना क्या है। आखिर आधुनिक भारत हम कह रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत कहाँ से होती है? हम कहते हैं कि चलिए हमको और आपको दोस्तों को में खाना खाना है, पार्टी करनी है, खाना बन गया है, अब खाना खाना है। खाना खाने का मतलब क्या है कि खाना बन के रेडी है, तैयार है, अब हम लोग को बैठना है, पंचायत करनी है, मतलब गोल में बैठना है भैया, समूह में, दोस्तों में, और खाना है। लेकिन एक क्रिया जो होती है वो खाना खाने से पहले होती है। खाना बनाने की भी एक प्रक्रिया होती है, उसमें भी एक समय लगता है। तो आधुनिक भारत जब हम पढ़ते हैं ना, तो आधुनिक भारत एक तैयार मटेरियल है, लेकिन उसको खाने से पहले हम उसकी प्रक्रिया बनाने की पढ़ेंगे। तो बनाने की प्रक्रिया कहाँ से आती है? मध्य इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से कुछ चीजें होती हैं जो आधुनिक भारत की तरफ ले जाती हैं। तो हम यहाँ से आधुनिक भारत के लिए शुरुआत जब करते हैं, वैसे तो माना जाता है कि प्लासी के युद्ध से 1757 से, आप सिलेबस देखेंगे यूपीएससी का तो मेंस में दिया हुआ है सिलेबस कि 18वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक भारत का इतिहास, जो 18वीं शताब्दी का मध्य माना जाता है, 70 जो प्लासी का युद्ध है 1757 में, वहां से माना जाता है। लेकिन हम पढ़ते हैं 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी से आधुनिक भारत की इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला इसमें चैप्टर जो पढ़ते हैं वो चैप्टर होता है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो जब यूरोपीय कंपनियां आती हैं, यूरोपीय कंपनियां कौन है? यूरोप तो एक देश है नहीं, यूरोप क्या है? विभिन्न देशों का, कई देशों का एक समूह है। जैसे एशिया है, एशिया में भारत भी आता है, चीन भी आता है, रूस भी आता है,
नल्ला पाकिस्तान भी आता है। तो इन सभी देशों का क्या है, एशिया एक समूह है, एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। उसी तरह यूरोप भी क्या है, एक महाद्वीप है, उसमें विभिन्न देश होंगे। तो इसमें पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में आगमन। तो इसमें यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, पहली कंपनी कौन आई, तो इसमें हम जब बात करेंगे तो पहले जो आए वो आए पुर्तगाल। कौन आए, पुर्तगाल। पहली जो आए वो पुर्तगाली आए। अब एक विशेष सूचना ये है कि हम जब, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें बोर्ड पे लिखवाएं, कुछ चीजें बोलेंगे भी जो आपको लिखना होगा। तो आप कॉपी और पेन अपने साथ में लेके बैठेंगे और क्लास 1 से, ये क्लास 1 है, क्लास 1 से सभी क्लासेस आप कंटिन्यू देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे और अपनी तैयारी हमारे साथ साथ करते रहेंगे। तो पहला जो आए यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली आए। पुर्तगाली में आपने सुना होगा बहुत पहले वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत की खोज की, कोलंबस अमेरिका की खोज की। तो यह इतिहास यहीं से शुरू होता है। पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए जिसको अंग्रेज हम बोलते हैं, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीस आए। इतनी कंपनियां यूरोप की हमारे देश में आई। तो पुर्तगाली। अब दूसरा जो आए डच आए, डच। तीसरी जो कंपनी आई वो आए ब्रिटिश, या हम कहें अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे बोलते हैं, ब्रिटिश। चौथा कौन आए, डेनिश, डेनमार्क, डेनिश या डेनमार्क। चौथा फ्रांसिस, फ्रांसीसी कंपनी। इसको डच या नीदरलैंड भी बोलते हैं, डच या नीदरलैंड। तो जब हम यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत इतने पढ़ते हैं। अब जो पुर्तगाली आए, पुर्तगाली सबसे पहले कब आए, तो 1498 में, सन 1498 ईस्वी में, 1498 में ये आए, 1602 में ये आए, 1599 में ये आए। इस तरह हम इनको क्या करते हैं, कालानुक्रम को पढ़ते जाते हैं तो इत्यादि चीजें कवर होती जाती हैं। जैसे देखिए ये डच जो आए 1602 में आए, 1602 ईस्वी में। ब्रिटिश आते हैं 1599 में। फिर डेनिश आते हैं 1616 में, और फिर फ्रांसिस आते हैं 1664 में। तो ये कब आए, 1616। और फ्रांसिस कब आए, 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में। तो ये इनके क्रम है आने का। अब जब हम पढ़ते हैं पुर्तगाल, तो पुर्तगाल में हम पढ़ेंगे कि यह कैसे पुर्तगाल जो है व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए अपने देश से चलते हैं और वह साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण भाग पे पहुंचता है। एक केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचते हैं। फिर वहां से यह भारत कैसे आते हैं। तो पुर्तगाल में सबसे पहले जो व्यापारी अगर आए सफलतापूर्वक, तो वो है वास्को डिगामा, जो केरल के कालीकट तट पे पहुंचे। उसके बाद ये क्रम है, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसिस। तो इनका क्रम, इनका जो ईस्वी है 1498 में पुर्तगाली आए, 1602 ईस्वी में डच आए, ब्रिटिश 1599 ईस्वी में आए, डेनिश डेनमार्क 1616 ईस्वी में आए, फ्रांसिस 1664 ईस्वी में आए। तो हम इनको पूरा डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी चैप्टर 1 की बात किया हूँ, तो चैप्टर 1 में इतना पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार। अब ये इनका हम पढ़ेंगे इसी में कि ब्रिटिश कैसे इन कंपनियों को हराता गया और अपना ये जो है
व्यापारिक हस्तक्षेप के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप करके अपनी जो है सत्ता स्थापित करने लगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार। तो कहाँ मतलब कौन से साम्राज्य पर पहले इसका अधिकार हुआ, पहले बंगाल लिया, बंगाल पर इसका अधिकार स्थापित हुआ, फिर मैसूर किया, फिर मराठा किया, फिर सिंध किया, फिर पंजाब किया और अंत में अवध को जीता ब्रिटिश ने। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है आप लिख लेंगे इसको, वो देखते हैं दूसरा चैप्टर। तीसरा ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां, फिर ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। तो हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार और तीसरा जो चैप्टर है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां। तो जब हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार पढ़ते हैं तो इसमें दो पढ़ते हैं। एक पहला जो होता है बंगाल। पहले किस पे अधिकार हुआ इन लोगों का? पहले बंगाल पे आए। पहले ब्रिटिश अंग्रेजों का अधिकार बंगाल पे हुआ, जो आप पढ़ते हैं ना यहाँ से, ये भारत का नक्शा है और यहाँ पे आप देखते हैं बंगाल। पहले ये बंगाल पे हुआ, यहाँ पे मैसूर है, मैसूर, और यहाँ पे एक आपका क्या है, ये आ जाते हैं मराठा, मराठा है, मराठा। फिर यहाँ पे पंजाब, फिर यहाँ पे सिंध, फिर यहाँ पे अवध। ऐसे ऐसे हमारे जो है तो बंगाल पे विजय प्राप्त किए, फिर किस पे, मैसूर पे, फिर मराठों पे, फिर सिंध, और फिर सिंध को जीत लिए, फिर पंजाब, पंजाब के बाद आते हैं अवध, पंजाब, फिर अवध। तो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे पहले बंगाल पे लिए कब्जा किए, शासन सत्ता स्थापित किए, फिर मैसूर पे किए, फिर मराठों पे किए, फिर सिंध पे किए, और फिर पंजाब पे, फिर अवध पे अपनी शासन स्थापित किए। तो ये हम पढ़ते हैं ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार में। अब हम पढ़ते हैं ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां। तो इसमें दो नीतियां हम पढ़ते हैं। दो नीतियां कौन कौन है? पहला है वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली, दूसरा डलहौजी की नीतियां। दो नीतियां होती हैं। पहला इसमें पढ़ते हैं वेलेजली डलहौजी की नीतियां, वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली। ये तीसरा चैप्टर हो गया। अब चौथा चैप्टर देखते हैं। टोटल हम जो है आधुनिक भारत में 12 चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें 3 चैप्टर आपने देख लिया, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चौथा चैप्टर देखते हैं। कौन सा देख रहे हैं? चौथा चैप्टर है ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां में जो पहला पढ़ेंगे हम, इसमें उपनिवेशवाद एवं उसके चरण। उपनिवेशवाद होता क्या है? कॉलोनियल पावर क्या होते हैं? उपनिवेशवाद शक्ति। तो मैं बता दूं कि एक देश दूसरे देश को गुलाम करता है, एक देश दूसरे देश पर गुलाम करता है, तो वह क्या कहलाता है? उपनिवेशक शक्ति। और जिस पे करता है वह उपनिवेशिक कहलाता है। तो इसी क्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उपनिवेशवाद एवं उसके चरण पढ़ेंगे। दूसरा इसमें पढ़ेंगे भू राजस्व नीतियां। भू राजस्व नीतियां में 3 नीतियां पढ़ते हैं। एक स्थायी बंदोबस्त होता है, स्थायी बंदोबस्त वगैरह पढ़ते हैं। और इसी में हम पढ़ते हैं
कि महलवाड़ी व्यवस्था क्या होती है। महलवाड़ी व्यवस्था को देखेंगे तो भू राजस्व नीतियां में हम बात करते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। जब कृषि का वाणिज्यीकरण होता है, कमर्शलाइजेशन होता है, तो उसमें कैसे जो शिल्पकार होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, या जो कुम्हार होते हैं, उनका कैसे हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होने लगता है, कैसे उनका पतन होने लगता है, ये चीज़ पढ़ेंगे। तीसरा इसमें पढ़ेंगे औद्योगिक नीतियाँ। औद्योगिक नीतियाँ क्या होती है, तीसरे हम पढ़ेंगे। औद्योगिक नीतियों में क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो भारत में अपनी विभिन्न नीतियाँ लागू करते हैं, जो उन वहाँ पे यूरोप में होने वाला औद्योगिकरण क्रांति, औद्योगिक क्रांति को यहाँ पे नीतियों के माध्यम से लाभ कमाते हैं और अपने देश की औद्योगिक क्रांति में उसको सफल बनाने के लिए यहाँ का लोगों को शोषण करते हैं। रेलवे का विकास, यहाँ पे देश में कैसे रेलवे का विकास करते हैं अंग्रेज अपनी आर्थिक लाभ को सुनिश्चित करने के लिए या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए रेलवे का विकास करते हैं। जब रेलवे के माध्यम से धन की निकासी करते हैं देश से, तो जब धन निकल जाता है, धन की निकासी हो जाती है, तो अब देश में क्या पड़ने वाला है, अकाल पड़ने वाला है। जब देश में कुछ रह ही नहीं जाएगा लोगों के लिए, तो अकाल से गुजरना पड़ेगा लोगों की, और बहुत ही संख्या में लोगों की मौत भी होती है अकाल से। तो चौथे चैप्टर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में इतने सब टॉपिक हम लोग सब टॉपिक कवर करने वाले हैं, उपखंड। पांचवें जो चैप्टर में आते हैं तो हम पढ़ते हैं ब्रिटिश प्रशासनिक विकास। अब ब्रिटिश जो है प्रशासनिक विकास भी करता है समाज या हम कहें कि क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत के भूभाग पर। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं सिविल सेवा व्यवस्था कहता है, सिविल सर्विसेज की व्यवस्था ये ब्रिटिश करते हैं। उसके बाद पुलिस के माध्यम से पुलिस का भी संगठन करते हैं, जिसके माध्यम से शासन व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तीसरा हम जो पढ़ते हैं सैन्य संगठन का निर्माण करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने उद्योगों की सुरक्षा करने के लिए, लोगों की सुरक्षा करने के लिए। चौथा इसमें न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था के बारे में हम ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों, ब्रिटिश प्रशासनिक विकास में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया चौथा चैप्टर। पांचवा चैप्टर अब हम पढ़ेंगे छठवें चैप्टर में पढ़ेंगे ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक सुधार। अब ये समाज में जब यहाँ पे अकाल पड़ रहा है तो लोगों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा है, लोगों के द्वारा उनका क्या किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है उनके खिलाफ, इनको उनके अंग्रेजों के विरुद्ध। तो अब वो सोचते हैं कि नहीं, अब कुछ सामाजिक सांस्कृतिक सुधार भी कर दें, जिससे कि इन लोगों को, भारतीयों को लगे कि यह हमारे हित में अंग्रेज काम कर रहे हैं। तो अब छठवां चैप्टर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक सुधार। तो चलिए उसको देखते हैं। चैप्टर होगा ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक सुधार। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक सुधार। अब समाज में और संस्कृति में दोनों में सुधार करते हैं। तो पहला सुधार क्या करते हैं, सुधार के चरण पढ़ेंगे कि किस लेवल से ये समाज में सुधार करना आरंभ किए। दूसरा हम पढ़ेंगे कि प्रमुख सामाजिक सुधार कानून क्या क्या बनाए, ये समाज में सुधारने के लिए कानून बनाए, तो वह कानून कौन कौन से हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे। शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी। आखिर एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन संस्था, जो शिक्षण संस्थान थी उनका, जैसे आप बिहार में देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, तरह तरह के विश्वविद्यालय देश में स्थापित किए गए। तो वो क्या था, शिक्षा नीति के तहत स्थापित किए गए, जिससे लोगों में शिक्षा का प्रसार किया जाए, लोगों को शिक्षित बनाया जाए। उसमें भी इनकी रणनीति एक देखेंगे तो एक उनका स्वार्थपूर्ण या हम कहें लाभ से जुड़ा हुआ यह शिक्षा नीति भी था। और उसी में आता है प्रेस नीति। तो हमारा इसमें चौथा जो पॉइंट है, इसमें प्रेस नीति भी पढ़ते हैं, प्रेस पॉलिसी। नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ते हैं, सातवां लेसन, वो पढ़ते हैं भारतीय प्रतिक्रिया। जब इन सभी स्टेप अंग्रेजों के द्वारा अपनाए गए, इन सभी चरणों के बाद जब भारत के विद्वान लोग देखते हैं, क्योंकि शिक्षा नीति से यहाँ से जो है कि कुछ भारतीय नागरिक जो जमींदार थे, जो बड़े लोग थे, बड़ी संपदा, धन संपदा थी, उनके बच्चे अब शिक्षित होने लगे। तो उन्होंने एक सोची समझदारी के तहत यह देखा कि अंग्रेज कैसे भारत में अपनी आर्थिक नीतियों को लाभ को देखते हुए कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं,
तो भारत के लोगों को इन्होंने एकजुट किया और अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिक्रिया, हर एक पॉलिसी पे, हर एक नीतियों पे प्रतिक्रिया देना प्रारंभ किया गया कि यह हमारे हित में नहीं है। इसलिए भारतीयों का क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। जब एक्शन होता है तो बाद में भारत लोग रिएक्शन करते हैं। तो अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो उसमें जनजातीय विद्रोह होते हैं। जनजातीय विद्रोह में क्या करते हैं, वनों के अपने अधिकार क्षेत्र, जैसे हम पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कैसे वनों को, जंगलों को वह अपने जैसे जमींदारों के अधीन कर दिए, भूस्वामियों के अधीन जंगलों को कर दिए। तो जनजातीय लोग जंगल में ही रहते थे, उनको परेशानियां होने लगी। इनको पकड़ पकड़ के मजदूर श्रम कार्यों में लगा दिए, रेलवे निर्माण में लगा दिए थे, खदानों में लगा देते थे, जाओ तुम कोयला खनो, पत्थर काटो, पत्थर तोड़ो, रेलवे लाइन बिछाओ, पेड़ पौधे काटो। ये सब जनजाति विद्रोह में लगा दिए और ये सब विद्रोह करने लगे क्योंकि इनको होने लगी परेशानी। फिर उसी में जब किसानों का वाणिज्यीकरण हो रहा था तो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो रहा था। उस समय किसान भी परेशान हो गए इन अंग्रेजों से और किसानों ने भी विद्रोह किया और इनकी जो किसानों की जमीन थी उन जमीनों को छीन कर, इनके अधिकार को छीन कर बड़े बड़े भूस्वामियों को दे दिया गया, जमींदारों को दे दिया गया इनके जमीन को। इसलिए किसान भी असंतुष्ट हुए इन अंग्रेजों की नीतियों के कारण, इसलिए इन्होंने भी विद्रोह किया। और 1857 की क्रांति तो बहुत बड़ी विद्रोह का यह एक स्थल था जो पूरे भारत में देखा गया, 1857 का विद्रोह। और हम देखते हैं इसी विद्रोह से हम जो देखते हैं कि भारत में कैसे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत, या हम कहते हैं कि इनके खिलाफ कैसे देश में एकजुटता आई, इनके खिलाफ लड़ने में लोगों को संघर्ष देखना पड़ा और आंदोलन शुरू हो गए, यहीं से शुरू होता है। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक धार्मिक सुधार ये आंदोलन जो है ना, आंदोलन तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होने लगे। आंदोलन का मतलब क्या होता है, आंदोलन का मतलब कि विद्रोह, आंदोलन का मतलब कि इनके खिलाफ वायलेंस करना, इनकी हर नीतियों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया देना। तो आंदोलन के उद्भव के चरण होते हैं। तो उद्भव के कारण क्या थे आंदोलन के, सामाजिक सुधार आंदोलन के उद्भव के कारण, इनका स्वरूप कितना बड़ा था, मतलब स्वरूप का मतलब क्या है, आंदोलन छोटा था, आंदोलन उससे बड़ा था, या आंदोलन बहुत बड़ा था पूरे देश के लेवल पे। तो आंदोलन के स्वरूप को हम देखते हैं। फिर आंदोलन का देखते हैं कि योगदान क्या रहा, आंदोलन से कोई फायदा हुआ कि बस झूठिए का हम जाके ये पार्टी का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम लगा रहे हैं, तरह तरह के, कोई फायदा भी हुआ आंदोलन का। तो हम इसको आंदोलन का फायदा मतलब योगदान भी देखते हैं। तो आंदोलन के उदय के कारण, स्वरूप, योगदान और इनके द्वारा प्रमुख सामाजिक सुधार क्या हुए वो। तो ये हमारा 8वां चैप्टर हो गया। अब 9वां चैप्टर देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन। अब नेशनल फ्रीडम के लिए राष्ट्रीय आंदोलन भी हुआ। तो हम देखेंगे अब राष्ट्रीय आंदोलन 9वां चैप्टर है। 9वां जो चैप्टर है वो है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में हम पढ़ेंगे कि आखिर राष्ट्रीय आंदोलन कैसे हुआ। उद्भव के कारण तो होंगे, कोई आंदोलित होता है, कोई धरना प्रदर्शन देता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उद्भव केंद्र होता है। तो हम इसके उद्भव केंद्र के कारण के बारे में जानेंगे। फिर कांग्रेस की स्थापना, जब राष्ट्रीय आंदोलन चलता है तो उसमें कांग्रेस की एक बड़ी पार्टी का स्थान भी होता है जिसमें कांग्रेस की स्थापना हम पढ़ते हैं। फिर विभिन्न चरण पढ़ते हैं। विभिन्न चरण राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें आए सबसे पहले उदारवादी लोग आए। इसमें उदारवादी लोग आए, उग्रवादी लोग आए, क्रांतिकारी लोग आए, फिर गांधी जी आए। तो गांधी जी का जो काल था उसको गांधी युग कहा गया। क्रांतिकारी जो लोग थे उनके क्रांतिकारी काल को क्रांतिकारीवादी कहा गया। फिर समाजवादी, समाज में सुधार करने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात समाजवादी लोग भी आ गए। तो एक प्रश्न उठता है, एक हम देखते हैं कि जो साक्षात्कार होता है, जो इंटरव्यू सेशन होता है, उसमें बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं कि क्या गांधी जी नहीं होते तो देश को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होता। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए वो सुनिए। तो अगर गांधी जी, ये 5 लोग हैं, एक उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, गांधीवादी,
समाजवादी। 5 लोग हैं, 5 लोग में से एक उंगली ये निकाल देंगे, मान लीजिए उंगली, 4 लोग तो बचे, 4 लोग से तो कोई काम हो सकता है ना। हालांकि आज़ादी लेट मिलता है लेकिन मिलता ना, तो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि यह क्रांतिकारी अभी थे, समाजवादी भी थे, उग्रवादी भी थे, उदारवादी थे। तो गांधी जी अगर नहीं होते तब भी हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त होती। हाँ, यह समय निर्धारित न होता, हो सकता है कि लेट भी मिलता और हो सकता है पहले भी स्वतंत्रता प्राप्ति हो सकती थी। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि गांधी जी का होना, हाँ गांधी जी के होने से स्वतंत्रता प्राप्ति का जो आंदोलन था वो बहुत ही तेज हो गया और हमारा देश बहुत ही जल्दी स्वतंत्र हो गया अंग्रेजों के सत्ता से। तो अब 10वां जो चैप्टर होता है, भारत का विभाजन। भारत का धर्म समुदाय के आधार पे 2 भागों में बंटवारा हो जाता है। एक भाग भारत होता है तो दूसरा भाग पाकिस्तान होता है। अब स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता के पश्चात क्या क्या सुधार होते हैं। संवैधानिक विकास, भारत में संविधान का निर्माण होता है तो उसी को निर्माण को संवैधानिक विकास के चरण में पढ़ेंगे। अन्य देशी रियायतों का एकीकरण। अब हमारे देश में जब स्वतंत्र हो जाता है तो देश कई छोटे छोटे रियायतों में, क्षेत्रों में, राजाओं में बटा होता है। 564 54 रियासतों का एकीकरण होते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज़्यादा इसमें भूमिका मानी जाती है एकीकरण करने में। तो पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका थी, इसमें भी पढ़ेंगे हम, और इसमें भी पढ़ेंगे विभिन्न चरण में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें भी पढ़ेंगे। तो ये पूरा आधुनिक भारत का हमारा टोटल 12 चैप्टर में अध्ययन किया जाएगा। ये तो एक बड़ी बड़ी हेडिंगें थी जिसमें हमने आपको छोटी छोटी हेडिंग, सब हेडिंग जो है आपको दिखाया। ये तो अभी बहुत ही कम है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसमें बहुत सारे नॉलेज आपको दिया जाएगा और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। आंसर राइटिंग, चाहे वो हम कहें प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है, तो प्रीलिम्स का जो प्रश्न होता है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप कराया जाएगा, और जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, उत्तर लेखन की कला, वो भी हम साथ साथ में करेंगे। तो आप अगर नए हैं, छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कर रहे हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आप मिलकर एक युद्ध की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं साथ में। तो नेक्स्ट हम जो क्लास होगा, क्लास 2 होगा, वो होगा हमारा पहला चैप्टर से स्टार्ट होगा, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, जिसमें हम पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का इस क्लास 1 में इतना ही, इस क्लास को समाप्त करते हैं। तो सभी को धन्यवाद, और आप चैनल नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।